बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर टॉपिक पीटी कैश बुक है। पीटी कैश बुक बेसिकली ऑफिस में होने वाले छोटे छोटे अखराजात के लिए बनाई जाती है। अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए कि पीटी कैश बुक क्या चीज़ होती है, तो डेफिनेशन के मुताबिक पीटी कैश बुक इज़ एन अकाउंटिंग बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस विच आर स्मॉल एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल स्टम्प, postage, हैंडलिंग, स्टेशनरी, कैरेज, डेली वेजेस etc। तो पीटी कैश बुक ऐसी बुक है जिसमें ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटे अखराजात मसलन स्टेशनरी का, स्टम्प्स वगैरह का और कैरेज वगैरह के अखराजात को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी पीटी कैश बुक एक ऐसी बुक है अकाउंटिंग की जिसके अंदर हम ऑफिस के इंटरनल अखराजात, जो छोटे अखराजात होते हैं ऑफिस के, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। पीटी कैश बुक एनालिटिकल पीटी कैश बुक एक तज्जियाती कैश बुक बनती है जिसके अंदर हम हर एक्सपेंस को एक मखसूस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी एक हर छोटे अखराजात के लिए एक अकाउंट या एक्सपेंस का नाम बना दिया जाता है, उसे उस खर्चे को उसी कैटेगरी के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है। स्केच के ज़रिए इसको समझते हैं कि पीटी कैश बुक बनती किस तरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीटी कैश बुक बनाने का तरीक़ेकार। पीटी कैश बुक के जो कॉलम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले पीटी कैश बुक का पहला कॉलम जो बनता है वो कैश का बनता है, और फिर उसके बाद डेट या डेट का कॉलम बनाया जाता है। फिर वाउचर नंबर, वाउचर के नंबर का कॉलम बनाया जाता है। फिर पार्टिकुलर यहाँ पर हम पार्टिकुलर लिखे जाते हैं, टोटल का कॉलम है। फिर उसके बाद डिसबर्समेंट यानी पेमेंट, यानी इस पीटी कैश फंड के अंदर से जो अदायगियाँ हो रही होती हैं उन्हें इन कॉलम में लिखा जाता है। मसलन स्टेशनरी से मुराद ऑफिस सप्लाईज यानी पेन, रबर, फाइलें या ऑफिस में इस्तेमाल में जितनी स्टेशनरी का आइटम है जैसे लेटर हेड वगैरह, उन तमाम अखराजात को हम पीटी कैश बुक के इस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम बनता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के अंदर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड यानी कोरियर सर्विस से रिलेटेड जितने ऑफिस के अखराजात होते हैं उन्हें हम इस पॉकेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद कार्टेज को हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, कैरेज भी कहते हैं, फेरेट भी कहते हैं। यानी गाड़ी पर रख के कोई भी सामान लाकर ऑफिस तक लाने का जो अखराजात अदा किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सूरत के अंदर, उस खर्चे को हम कार्टेज का खर्चा कहते हैं। और कार्टेज से रिलेटेड तमाम अखराजात को इस कॉलम में पीटी कैश बुक बनाते हुए लिखा जाता है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट से मुराद तफरी होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरटेनमेंट से मुराद ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो रिफ़्रेशमेंट्स या बिस्किट्स या टी या कॉफ़ी वगैरह के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम पीटी कैश बुक के ऑफिस की इस कॉलम में लिखते हैं। कन्वेंस को सिंपल होता है ट्रैवलिंग भी कहते हैं। अगर सिंगल कोई बंदा ऑफिस के सिलसिले में सफ़र कर रहा हो, गाड़ी में जाए, उसका फ्यूल का खर्चा या टैक्सी या रशे के लिए ऑफिस के किसी बंदे को बाहर भेजा है उसको, और रशके का या फिर बस का किराया अगर दे दिया जाए तो उस खर्चे को हम पीटी कैश बुक के कन्वेंस या ट्रैवलिंग के कॉलम में लिखते हैं। इसके अलावा वो अखराजात जो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते उन्हें हम, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनका इन 5 कैटेगरी से किसी से लिंक नहीं बनता, उन खर्चों को हम सन्ड्रीज, मिसलेनियस या जनरल एक्सपेंस कहते हैं। और उन अखराजात को हम पीटी कैश बुक के इस पॉकेट के अंदर लिखते हैं जो मिसलेनियस का पॉकेट कहलाता है या कॉलम कहलाता है। पीटी कैश बुक बनाना कोई ज़्यादा हार्ड तरीके के तहत पीटी कैश बुक नहीं बनती। इसके लिए कोई ख़ास रॉकेट साइज़ नहीं होती। सिर्फ आपको ये नोट करना पड़ता है कौन सा खर्चा है इस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड होगा। आपको पीटी कैश बुक के कॉलम बनाना है होता है। तो ये याद रखते हैं कि स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चे तमाम के तमाम, ऑफिस सप्लाईज के खर्चे, पेंसिल, फाइलें, कवर, स्टम्प्स, रबड़ स्टम्प्स, तमाम खर्चे स्टेशनरी के कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस से जो टेलीग्राम पुराने वक्तों में जाया जाता था तो हम टेलीग्राम का करते थे, या कोरियर सर्विस आज के दौर में कोरियर से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं सारे पोस्ट एंड टेलीग्राम पे लिखे जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, कार्टेज का जो खर्चा होगा, सिंगल हैंडेड बंदा जब सफ़र करता है तो उसे हम कन्वेंस या ट्रेवल के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऑफिस के लिए कोई सामान लाया जाए गाड़ी पे रख के, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या कार्टेज का खर्चा कहलाता है, वो इस पॉकेट पे लिखा जाता है। और तफरीह का खर्चा, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक पिला दी ऑफिस के खर्चे पे, या छोटे मोटे ऑफिस के तफरीहाती खर्चों को इंटरटेनमेंट के कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा इन 5 कैटेगरी में से
यानी स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज, कन्वेंस के अलावा वो खर्चा इन पांचों कैटेगरी में से किसी में ना आए तो उसे हम मिसलेनियस, जनरल या सडनली एक्सपेंस के कॉलम में लिख लेते हैं। मिसलेनियस को सडनली एक्सपेंस भी कहा जा सकता है और जनरल एक्सपेंस भी कहा जा सकता है। तब जैसे पीटीकेश फंड से मुराद पीटीकेश बुक एक इम्प्रेस सिस्टम के तहत बनाई जाती है और उसे हम रेडिकल पीटीकेश बुक कहते हैं। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, पीटीकेश बुक बनाने के बाद आपको उसकी जनरल एंट्री भी बनाना पड़ती है और जनरल एंट्री जो होती है पीटीकेश में 3 तरह की बनती है। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीटीकेश बुक की एंट्री बनती है, यानी पीटीकेश फंड जो एस्टैब्लिश हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में पीटीकेश फंड के लिए ऑफिस की तरफ से 3000 रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं, तो उसकी जब एंट्री एस्टैब्लिशमेंट की बनाएंगे तो ये बनेगी पीटीकेश फंड को 3000 रुपये से 3000 रुपये डेबिट कर दिया जाएगा। अगर चेक दिया जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैश दिया जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशंस टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीटीकेश फंड। इसके बाद दूसरी एंट्री जो हमेशा क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है वो ये होती है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द पीटीकेश बुक से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी एंट्री बनाइए। तो जो पीछे हम रिकॉर्ड करते हैं तमाम एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर को, स्टेशनरी का, पोस्टेज, कार्टेज, इंटरटेनमेंट और कन्वेंशन सबके टोटल जो ऊपर टोटलिंग कॉलम में हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम के अंदर जब टोटल कर लेंगे स्टेशनरी का टोटल ये आ जाएगा, पोस्टेज का ये आ जाएगा, कार्टेज का टोटल ये हो जाएगा। इस तरह एंटरटेनमेंट, फिर कन्वेंस और मिसलेनियस। तो एंट्री बनाते हुए जब पीटीकेश फंड से जो अखराजात हो जाते हैं उन खर्चों का टोटल हमारे पास होता है, हम स्टेशनरी के कॉलम में इस टोटल को लिख देते हैं, पोस्टेज, कार्टेज, इंटरनेट सारे खर्चों को लिख दिया जाता है। लेकिन मिसलेनियस का टोटल एंट्री बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि मिसलेनियस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनके नाम लिखेंगे। फिर टाइप रिपेयर एक्सपेंस उनका नाम एंट्री में रिकॉर्ड होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सपेंस का टोटल नहीं लिख रहे, बल्कि उसमें जो खर्चे आते हैं उन तमाम खर्चात को लहदा सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं। इन अमाउंट को टोटल कर देते हैं तो इस अमाउंट से पीटीकेश फंड, क्योंकि पीटीकेश फंड में से पैसे निकल जाते हैं तो फंड कम हो जाते हैं, तो पीटीकेश फंड खर्चों के बाद कम होता है तो पीटीकेश फंड के अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर ऑफ पीटीकेश फंड की दूसरी एंट्री यहाँ हमारी बन जाती है। फिर तीसरी एंट्री जो इसमें मांगी जाती है वो रीप्लेनिशमेंट की होती है, दोबारा से कायम करने की। फॉर एग्जाम्पल पीटीकेश फंड जो बनाया गया था वो 3000 रुपये से बनाया गया था जनवरी के महीने में, लेकिन उसमें 3000 से जो फंड क्रिएट हुआ था जनवरी के महीने में, उससे जनवरी के महीने में सिर्फ 2500 रुपये खर्च हुए, मतलब 500 रुपये बच चुके हैं। तो अगले फरवरी के लिए फ़ंड दोबारा 3000 रुपये से क्रिएट किया जाएगा। तो पिछले महीने के 5000 रुपये हमारे पास मौजूद होते हैं और दोबारा फरवरी के लिए 3000 करने के लिए ऑफिस की तरफ से कैशियर को, क्योंकि 5000 रुपये पिछले महीने के मौजूद होते हैं, तो इस महीने के 3000 करने के लिए कैशियर को दोबारा 2500 रुपये दे दिए जाते हैं। तो इस तरह ये फ़ंड दोबारा रीप्लेनिश दोबारा से कायम हो जाता है और एंट्री बन जाती है पीटीकेश फंड डेबिट, और बैंक या कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इसको हम बाकायदा एक एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पर फाइनल करके देखेंगे कि पीटीकेश फंड प्रैक्टिकली किस तरह बनाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने, और इस क्वेश्चन की मदद से ही हम यहाँ पर पीटीकेश फंड को बनाकर देखेंगे कि पीटीकेश में प्रैक्टिकली क्वेश्चन के मुताबिक किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एनालिटिकल पीटीकेश बुक अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, बैलेंस द कैश पीटीकेश बुक ऑन अगस्त 30। तो क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले अगस्त की 1 को a check received from accountant for पीटीकेश पेमेंट। पीटीकेश पेमेंट के लिए अकाउंटेंट को एक चेक रिसीव हुआ, यानी अकाउंटेंट को ऑफिस के तमाम अखराजात करने के लिए, पीटीकेश फंड क्रिएट करने के लिए 1800 रुपये दिए गए। यानी पूरे महीने अगस्त के महीने में जो अखराजात वो करेगा ऑफिस के, वो 1800 रुपये के अंदर कर देगा। यानी कंपनी का रूल है, कंपनी अपने अकाउंटेंट को ऑफिस के छोटे मोटे अखराजात करने के लिए, पीटीकेश फंड क्रिएट करने के लिए 1800 रुपये देती है। और ये 1800 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। जनवरी में भी 1800 रुपये दिए गए होंगे, फरवरी में भी, और फिर मार्च में भी, इस तरह अगस्त के महीने में भी दिए गए। फिर उसके बाद
अगस्त की 2 तारीख को इसमें पहला जो एक्सपेंस हो रहा है पीटी कैश फंड से कैशियर कर रहा है वो ये है पेड रश का फेयर। किसी ऑफिस के बंदे को बाहर जाना था, उसको रश के किराए के तौर पर 77 रुपये दिए गए। तो रश फेयर से मुराद कार्टेज का खर्चा नहीं है, बल्कि ये कन्वेंस के यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर कॉलम में लिखा जाएगा। फिर ये बस फेयर है, बस फेयर भी कन्वेंस के कॉलम में आता है, यानी कोई बंदा ऑफिस के सिलसिले ट्रैवल करे, सफ़र करे तो वो पीटी कैश फंड के कन्वेंस के कॉलम में लिखा जाता है। सावलवाद में लिखा जा रहा है 8 तारीख को एंटरटेनमेंट का खर्चा है, इसका पोस्टेज स्टाम्प का खर्चा यानी पोस्ट ऑफिस रिलेटेड खर्चा आ रहा है। फिर 15 तारीख को ट्रांसपोर्टेशन पहले भी बताया है, कार्टेज का दूसरा नाम है। कार्टेज और ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिंगल बंदा जब सफ़र करता है तो उस समय कन्वेंस के कॉलम में लिखते हैं, यानी एक बंदा ऑफिस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर ऑफिस के सिलसिले ऑफिस के लिए कोई सामान वगैरह किसी गाड़ी पर रख के लाया जाए तो उस खर्चे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कहते हैं। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन या फेरिट या कार्टेज या कैरेज के कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद है टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस रिलेटेड खर्चा होता है। फिर उसके बाद 20 तारीख को पेपर इंक और 80 रुपीज़ की लिखी हुई है। तो जी ये पेपर इंक ETC ये खर्चे स्टेशनरी कॉलम में आते हैं। फिर उसके बाद VPPA भी पोस्ट पार्सल, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड कोई पार्सल आया तो ये खर्चा पोस्ट ऑफिस का खर्चे के कॉलम में लिखा जाएगा। इस तरह रिपेयर, टाइपराइटर ये 5 में से किसी कैटेगरी में नहीं आता तो इसे मिसलिनियस में रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अलावा रिपेयर, फर्नीचर ये भी मिसलिनियस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। और रबर की वो स्टम्प बनाई ऑफिस के लिए तो ये स्टेशनरी कॉलम में आएगा। इसी तरह टैक्सी फेयर दिया तो ये कन्वेंस के पॉकेट में। उसके बाद कॉलम में लिखा हुआ है जी ये एंट्रीज बनाना पड़ेगी आपको एस्टैब्लिशमेंट पीटी कैश फंड की, पीटी कैश फंड कायम करने की एंट्री, फिर एक्सपेंडिचर उसमें जो खर्चे होंगे उसकी एंट्री बनाना पड़ेगी, और फिर रिप्लेनिश जो होगा पीटी कैश फंड दोबारा से कायम होगा उसकी एंट्री बनाना पड़ेगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि सवाल पे किस कॉलम हम देख चुके हैं किस तरह बनाए थे। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, तो इस सवाल के अंदर कंपनी या इदारे का कोई नाम नहीं है तो हम यहाँ पर डैश एंड कंपनी लिख देते हैं। पीटी कैश फंड बुक की हेडिंग, और फिर उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 1987 के लिए पीटी कैश फंड यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो कॉलम हम बना चुके हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम है, कैश का कॉलम है, इसमें है डेबिट लिखा हुआ है यानी पैसे आएंगे तो इस कॉलम में लिखे जाएंगे। और फिर उसके बाद डेट है, फिर वाउचर नंबर है, पार्टिकुलर, टोटल क्रेडिट। उसके बाद डिसबर्समेंट यानी जो अदायगियाँ होती हैं उन्हें डिसबर्समेंट या पेमेंट के कॉलम्स कहते हैं। तो डिसबर्समेंट या पेमेंट के कॉलम में स्टेशनरी का कॉलम है, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, कार्टेज है, एंटरटेनमेंट है, कन्वेंस, मिसलिनियस या उसे सन्ड्रीज एक्सपेंस का कॉलम भी कहा जा सकता है या जनरल एक्सपेंस का कॉलम भी कहा जा सकता है। ये सारे कॉलम बनाए, सारे क्रेडिट हैं, मतलब फंड से जब पैसे निकलते होते हैं तो सारे अकाउंट ये क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्रेडिट CR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पीटी कैश फंड के अंदर कैश आता है तो पीटी कैश फंड के अंदर पैसा बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट के तौर पे शो कर रहे हैं। क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर पीटी कैश फंड एस्टैब्लिश हो रहा है अगस्त की 1 तारीख को। अकाउंटेंट को चेक मिला 1800 रुपये, 1800 पीटी कैश फंड क्रेडिट हुआ तो आप उसके पैसे हम पीटी कैश बुक बनाते वक्त कैश साइड पे 1800 रुपये यहाँ पर हम लिख देते हैं डेबिट। यानी इस फंड के अंदर पीटी कैश फंड के अंदर 1800 रुपये आ चुके हैं। डेट हम डाल चुके हैं 97 अगस्त की 1 तारीख। और पार्टिकुलर में यहाँ लिख देते हैं कि पीटी कैश फंड यानी पीटी कैश फंड 1800 रुपये 1000 रुपये से इस्टेब्लिश हो चुका है। तो पीटी कैश फंड हो चुका है। अब इस फंड में 1800 रुपये के फंड में से जो अखराजात होंगे उन्हें हम कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंड के मुताबिक जो यहाँ खर्चा हो रहा है उसको कहते हैं हम 2 अगस्त को पेड फॉर रशिया फेयर, रशिया किराया दिया गया है। तो हमें पता है रशिया फेयर कन्वेंस के कॉलम में आता है। तो यहाँ पर हम पीटी कैश फंड में पार्टिकुलर के कॉलम में 2 तारीख डाल के 2 तारीख की डेट डाल के रशिया फेयर लिखेंगे और टोटल में कितने रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 77। और रशिया फेयर का जो किराया कैटेगरी के लिहाज से कन्वेंस के अंदर आता है तो इसे हमने कन्वेंस में नोट किया। फिर सवाल की दूसरे ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। तो जी क्वेश्चन के अंदर 2 तारीख को रशिया फेयर के बाद 5 तारीख को पेड फॉर बस फेयर, बस का किराया दिया गया। तो बस फेयर भी कन्वेंस के पॉकेट में या कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड होता है पीटी कैश फंड की, क्योंकि सिंगल बंदा सफ़र कर रहा है तो वो कन्वेंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है। और अगर सामान वगैरह लेके जाया जा रहा हो गाड़ी पे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कैरेज कहते हैं। तो बस फेयर 5 तारीख, तो यहाँ पर नोट करेंगे 5 तारीख को जी 5 तारीख को ये बस फेयर बस का किराया बंदे को ऑफिस के सिलसिले में
किसी काम से भेजा गया होगा, उसको बस का किराया दिया गया होगा अकाउंटेंट की तरफ से 12 रुपये, तो वो बस का किराया 12 रुपये हमारा खर्चों के लिहाज से पीटी कैश फंड के वो कन्वेंस के अंदर आ जाता है। तो ये 1200 रुपये हमने कन्वेंस के पॉकेट पर रिकॉर्ड किए। उसके बाद 5 तारीख के बाद जो ट्रांसलेशन या एंट्री होगी ये देखते हैं हम। 5 के बाद 8 तारीख को इंटरटेनमेंट के तौर पे 63 रुपये दिए गए। इंटरटेनमेंट से मुराद ऑफिस के खर्चों में इंटरटेनमेंट से मुराद ये ली जा सकती है कि ऑफिस के अंदर किसी को चाय पिला दी जाए, सॉफ्ट ड्रिंक रिफ्रेशमेंट का खर्चा कर दिया जाए, या बिस्किट वगैरह मंगाने या कॉफ़ी वगैरह मंगाई जाती है, उसके लिए जो खर्चात होते हैं उन्हें हम इंटरटेनमेंट के कॉलम में ले सकते हैं। या तो वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि खर्चा किस सिलसिले में किया गया, इंटरटेनमेंट। तो 8 तारीख का खर्चा इंटरटेनमेंट का है, तो इंटरटेनमेंट के तौर पे यहाँ हम 8 तारीख की डेट डालेंगे, पार्टिकुलर इंटरटेनमेंट 63 टोटल, और ये खर्चा एक स्पैन जो है इंटरटेनमेंट के पॉकेट में इसके पैसे लिख देंगे। तो ये 8 के बाद फिर हम आते हैं जी 10 तारीख के अंदर पेड फॉर पोस्टेज स्टम्प, पोस्ट ऑफिस का खर्चा है, ये स्टम्प लगवाई, कोरियर के जरिए कोई डॉक्यूमेंट भेजा होगा ऑफिस के सिलसिले में पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड, तो उसके जो खर्चा है स्टम्प लगवाने पर या उसका खर्चा 32 रुपीज़ है। तो उसे हम यहाँ पर पार्टिकुलर में 10 तारीख को पोस्ट स्टम्प लिख के टोटल में 32 रुपीज़ लिखेंगे, और इस खर्चे को कैटेगरी के लिहाज से डिसबर्समेंट या पेमेंट की कैटेगरी के लिहाज से, अदायगी के खर्चों के लिहाज से पोस्टेज एंड टेलीग्राम के अंदर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 10 तारीख के बाद 15 तारीख है। 15 तारीख को जो ट्रांसलेशन यहाँ पर या हो रहा है वो ये हो रहा है जी पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग। तो ये तो खर्चा वाज़ेह ट्रांसपोर्टिंग का मतलब गाड़ी पर रख के माल लोड करा के लाने का खर्चा, तो कुछ सामान वगैरह ऑफिस के समय मंगाया गया होगा जिसकी अदायगी की नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर 90 रुपये 90 रुपीज़ अदा किए गए। तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन से मुराद कार्टेज ही होती है। ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज को कहते हैं, फेरेट को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिख के 90 रुपये 90 रुपीज़ लिख के इस खर्चे को एक्सपेंस को हम कार्टेज के कॉलम में लिखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज, कैरेट, फेरेट ये एक ही अल्फाज होते हैं, मतलब अल्फाज यूज़ होते हैं। कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, फेरेट ये तमाम खर्चे हम कार्टेज के पॉकेट में लिखेंगे। 90 रुपये रिकॉर्ड हो गए जी। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं 18 तारीख को जो लिखा हुआ है टेलीग्राम का खर्चा है। टेलीग्राम पुराने वक्तों में और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होता था, टेलीग्राम किया जाता था, तो उसकी नहीं अदायगी की जाती थी। तो उस लिहाज से सवाल में यहाँ पर पुराने सवाल है, तो इस तरह यहाँ पर ये अभी भी यूज़ हो रहा है। टेलीग्राम का खर्चा कितना दिया गया है अभी 35 रुपये ऑफिस की तरफ टेलीग्राम भेजा गया होगा, किया गया होगा। तो टेलीग्राम ये हमने यहाँ पर डेट के तौर पर टेलीग्राम 18 तारीख का टेलीग्राम लिखेंगे हम। ये 18 तारीख का टेलीग्राम का खर्चा, और ये खर्चा है 35,000 रुपये का। टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम के पॉकेट में आ जाएगा। तो ऊपर आप हेडिंग से भी वाज़ेह हो रहा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये खर्चा पोस्टेज एंड टेलीग्राम का है। तो इसके पैसे हमने यहाँ पर नोट किए। फिर उसके बाद हम आते हैं 18 के बाद फिर जी 20 तारीख को पेड किया जा रहा है जी पेपर इंक। तो हमें पता चला पेपर इंक का खर्चा है, ये स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चे होते हैं। पेपर इंक, फाइलें, कवर, लेटर हेड वगैरह के खर्चे स्टेशनरी के खर्चे हैं। तो इस 80 रुपये के जो खर्चा हो रहा है वो दरअसल स्टेशनरी का खर्चा है। तो 20 तारीख की डेट यहाँ पर लिख नोट की जाएगी। 20 तारीख यहाँ पर हम लिख देंगे खर्चा जो है वो पेपर इंक का है, और टोटल के कॉलम में भी 80 रुपीज़ लिखे जाएंगे, और स्टेशनरी के अंदर फिर इस खर्चे को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 80। तो इसके पैसे स्टेशनरी के कॉलम में आ गए। फिर उसके बाद हम आते हैं 20 के बाद 22 तारीख को देखते हैं। 22 तारीख को पेड फॉर VPP 75। VPP का मतलब विया पोस्ट पार्सल, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कोई पार्सल आया तो इससे बदलता है खर्चा पोस्ट ऑफिस का है। तो 22 तारीख के खर्चे को हम पोस्ट ऑफिस के खर्चों में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर डेट में 22 तारीख 20 तारीख को VPP लिखा। VPP का खर्चा 75 रुपीज़ है, और ये दरअसल VPP का मतलब विया पोस्ट पार्सल, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बदल दिया, पोस्ट ऑफिस कोई पार्सल आए तो इस खर्चे का ताल्लुक जो बनता है वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम से बनता है। तो इस खर्चे को हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम के पॉकेट में कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद 20 के बाद जी 22 तारीख का ट्रांसैक्शन आ रहा है, सॉरी 22 का VPP का। उसका 24 का पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर का खर्चा है। टाइपराइटर की मरम्मत करना 95 रुपीज़ खर्च हुए। तो टाइपराइटर खर्चा 5 कैटेगरी से किसी में भी नहीं आता। देखें आप के स्टेशनरी के खर्चों में भी टाइपराइटर रिपेयर से कोई ताल्लुक नहीं बनता, पोस्ट ऑफिस से भी कोई नहीं बनता, कार्टेज से भी कोई ताल्लुक नहीं बनता, एंटरटेनमेंट से भी कोई नहीं बनता, और कन्वेंस से भी इसका कोई ताल्लुक क्रिएट नहीं होता।
तो जो खर्चा इन 5 कैटेगरी या आप कह दीजिए हाँ इन 5 कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आता, उस खर्चे को हम मिसलेनियस के पॉकेट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये टाइपराइटर रिपेयर लिखकर इसका खर्चा 90 रुपीज़ है और इस खर्चे को हम मिसलेनियस या जनरल या सन्ड्रीज एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंस को जनरल एक्सपेंस भी कहते हैं, सन्ड्रीज भी कहते हैं। यहाँ कॉलम में हमने मिसलेनियस लिखा हुआ है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस के पॉकेट में हम 95 रुपीज़ को टाइपराइटर खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 5 में से किसी कैटेगरी में खर्चा ना आए तो उसे हम पेटी केज बुक के मिसलेनियस के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से उसके बाद आते हैं जी रिपेयर के बाद आ रहा है पेड फॉर रिपेयर फर्नीचर। फर्नीचर की रिपेयरिंग करवाई तो ये खर्चा भी जो है 5 कैटेगरी से किसी में नहीं आता, तो इसे भी इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा मिसलेनियस के अंदर। तो इस खर्चे को मिसलेनियस के पॉकेट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड किया फर्नीचर रिपेयर 80 रुपीज़ और इसकी रिकॉर्डिंग भी फिर जो आएगी मिसलेनियस के पॉकेट में आ जाएगी। इसके बाद रबर गए जी, इसके बाद 28 तारीख को पेड फॉर रबर के तौर पर रबर स्टम्प के ऊपर जो खर्चा किया, रबर स्टम्प का मतलब ऑफिस की कोई मोहर रबर स्टम्प बनवाई होगी तो उस पर जो खर्चा हुआ है ऑफिस का 40 रुपये, तो ये स्टेशनरी खर्चों में आता है। इसके बाद ये बस फेयर है, बस फेयर हम कन्वेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि रबर स्टम्प के 40 रुपये टोटल में आए और फिर इसको स्टेशनरी के पॉकेट में रिकॉर्ड किया। इसी तरह बस फेयर के 60 रुपये, हमने इसको खर्चे को कन्वेंस के पॉकेट में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद हम पेटी कैश फंड को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम सारे टोटल करते हैं कॉलम का। सबसे पहले हमने स्टेशनरी के कॉलम को जी टोटल करेंगे, तो ये स्टेशनरी के कॉलम को टोटल किया 2 खर्चों को, तो कितने 120। फिर ये पोस्टेज का पूरा टोटल हुआ तो कितना हो गया 142। फिर ये हमने टोटल किया कार्टेज का 90 और 63 की, तो यहाँ पर कितना टोटल आ जाएगा 63। और फिर कन्वेंस के तीनों अमाउंट को टोटल किया तो इनका टोटल 149 हो गया। मिसलेनियस में 2 अमाउंट आए तो उनको टोटल किया तो 175। इसी तरह टोटल के कॉलम के तमाम अमाउंट्स को हमने टोटल किया तो कितना टोटल बन जाएगा जी 739। इसके बाद टोटल करने के बाद पेटी कैश बुक को बैलेंस करना होता है, जिस तरह टी अकाउंट बैलेंस होता है इसी तरह ये भी बैलेंसिंग होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टोटल जो साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड पे 1800 रुपये है और क्रेडिट साइड पे 739। तो पैसों की जो कमी आ रही है वो आ रही है इस 1800 रुपये को हमने माइनस किया 739 रुपये का डिफरेंस जो बनता है वो आता है 1061 रुपये। तो कमी जो बन रही थी तो बैलेंस करने के जो कम पैसे पड़ रहे थे वो तो बनते हैं 1601 रुपीज़। तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो क्रिएट हो रहा है वो 1061 रुपीज़ का हो रहा है। तो हमने बैलेंस शीट के तौर पे यहाँ पर लिखा और फिर उसके बाद बैलेंसिंग की अमाउंट को टोटल किया तो कितना गया 180 इधर भी हो गया और 1,800 रुपये इधर भी हो जाते हैं। जो CD बैलेंस होता है वो अगले महीने की पहली तारीख का BD बैलेंस बन जाता है। तो इस लिहाज से CD बैलेंस यहाँ पर 1061 रुपये है, तो BD बैलेंस यहाँ पर हमने सितंबर की पहली तारीख को क्रिएट कर दिया है, वही जो CD था वही BD हो जाएगा 1061 रुपये। तो एक टी अकाउंट की तरह इसको बैलेंसिंग करना पड़ती है, जिसमें आप टी अकाउंट को लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, सेम वही रूल है। उसके बाद पेटी कैश फंड को दोबारा रिप्लेनिश करना पड़ता है। रिप्लेनिश का मतलब अगले महीने के दोबारा कायम करना पड़ता है। तो क्योंकि ये पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के तहत बनती है, इम्प्रेस सिस्टम से बाद ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक दफ़ा जो अमाउंट मुख्तस कर दिया जाता है हर दफ़ा फिर वही अमाउंट चलता रहता है। मतलब इम्प्रेस सिस्टम में बात ये होता है जैसे कि आप देखते हैं कि फुटबॉल है, उसके मिसाल में होते हैं एक फुटबॉल है, उसको आप प्रेस करें हाथ से और दबाने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। जैसे प्रेस करेंगे उसका साइज़ कम हो जाएगा और छोड़ने पर वापस वो अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। इम्प्रेस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक दफ़ा जो फ़ंड कायम कर दिया जाता है तो वो हर महीने वही फ़ंड अपनी पुरानी वाली शक्ल में दोबारा कायम होता रहता है। मसलन अगर पेटी कैश फंड कंपनी रूल ये है कि वो बनाती है हर महीने 5,000 रुपये बनाती है, तो अगर जनवरी में 5,000 रुपये से फ़ंड बनाएगा तो फरवरी में 5,000 रुपये से दोबारा क्रिएट होगा, अपनी वापस अपनी शक्ल में आएगा वो। मतलब अगर जनवरी के अंदर 5,000 से फ़ंड कायम किया गया और जनवरी में उसमें से 4,000 रुपये खर्च हो, अब बचे कितने जी 1,000 रुपये। तो फरवरी में दोबारा इस फंड को क्रिएट करने के लिए पूरे ऑफिस के बॉस की तरफ से अकाउंटेंट को पूरे 5,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे बल्कि 4,000 दिए जाएंगे, क्योंकि बॉस पूछेंगे भाई कितना खर्च हुई जनवरी में, तो अकाउंटेंट बता देगा फ़ंड में से 4,000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो बॉस बोलेगा कि
इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें इस महीने मुझे फरवरी के लिए दोबारा 5,000 रुपये देना है, लेकिन तुम्हारे पास जनवरी के 1,000 रुपये पहले से बच चुके हैं। तो अब आप इस महीने के 5 करने के लिए मेरे तरफ से सिर्फ आप 4,000 रुपये ले लें, तो इस तरह आपके पास दोबारा फरवरी के खर्चे करने के लिए 5,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगले महीने मार्च का महीना जब आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी में खर्चे ज़्यादा हो गए, 4,000 के बजाय तो 4,800 रुपये खर्च हो गए, तो फरवरी में अब 5,000 में से 200 रुपये बचे। तो अगले महीने में जो मार्च के अंदर दोबारा एम्प्रेस सिस्टम के अंदर फंड कायम होगा, तो 5,000 रुपये करने के लिए फरवरी के 2,000 रुपये बचे, तो बहुत 4,800 रुपये दे दे। तो इस सिस्टम को हम एम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। यानी फ़ंड एक दफ़ा जितने अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है तो फिर बाद में वो उसी अमाउंट से आगे चलता रहता है। अब इसके बाद हम इसकी एंट्रीज बनाते हैं। तो एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले एंट्री का रूल यही है कि और जी इस्टेब्लिशमेंट प्रीटिकेज फंड की बनाना है, और फिर एक्सपेंडिचर की बनाना है, फिर रिप्लेनिश की बनाना है। तो ये 3 एंट्री हमें पास करना है, तो वो पैटर्न के मुताबिक इस तरह बन जाएगी। सबसे पहले कंपनी का नाम इस्टेब्लिशमेंट एंट्री बनाने के लिए पहले एंट्री में ये बनेगी प्रीटिकेज इस्टेब्लिश हो रहा है, बन रहा है डेबिट, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने से इस्टेब्लिश हुआ था सवाल के अंदर? प्रीटिकेज फंड यहाँ पर जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो 1,800 रुपये से हुआ था। तो हमने एंट्री बनाते हुए क्योंकि चेक दिया था बॉस ने, तो इस वजह से हम एंट्री के अंदर प्रीटिकेज फंड डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री की नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट प्रीटिकेज फंड। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री जो सवाल के अंदर यहाँ पर बोलेगी हमें बनाना है एक्सपेंडिचर प्रीटिकेज फंड की बनाना है। इसमें जो खर्चे हैं उसकी एंट्री बनाना है, तो वो बनाने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम सारे खर्चे नोट करेंगे। सबसे पहले खर्चा आ जाएगा जी स्टेशनरी का खर्चा 120 है, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा कितना है जी 142। तो हम यहाँ पर ये खर्चे हो रहे हैं इस फंड में से, तो स्टेशनरी के खर्चे को 1,200 पर डेबिट कर देंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के खर्चे 142 से डेबिट कर देंगे। इसके अलावा बाकी 3 खर्चों का टोटल देखें आप। तीसरे में कार्टेज का खर्चा 90 का है, 90 का, और एंटरटेनमेंट 63, और कन्वेंस का खर्चा टोटल 149। तो इन तीनों अकाउंट्स के नामों को जो आपको कैटेगरी का नाम दिए उन्हीं नामों के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। तो कार्टेज में 90, एंटरटेनमेंट के 63 और कन्वेंस के पॉकेट में 149 रुपये से डेबिट हो गया। इसके अलावा अब छठा पॉकेट जो हमारा था मिसलेनियस, तो क्योंकि सारे अकाउंट के हमने यहाँ पर जो नाम लिखे थे उन्हीं नामों के साथ डेबिट किया, उन्हें यहाँ से कोई नाम यूज़ नहीं करे, लेकिन मिसलेनियस को मिसलेनियस के नाम के साथ रिकॉर्ड नहीं किया था। इसमें जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड थे उनके नाम लिखे जाते थे। यहाँ पर जो खर्चा आया था पहला टाइपराइटर रिपेयर का आया था, फिर सबसे पहले रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, फिर उसके बाद रिपेयर ऑफ फर्नीचर। तो इन खर्चों के यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं एंट्री के अंदर। मिसलेनियस के पॉकेट में जो एक्सपेंसेस आते हैं उनके अलग-अलग सेपरेटली नाम रिकॉर्ड किए जाते हैं एंट्री बनाते हुए। ये मेन पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मिसलेनियस को डेबिट कर दें 175, नहीं, बल्कि हम इसमें रिकॉर्ड होने वाले हर खर्चे को अलग-अलग रिकॉर्ड करते हैं। 2 खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं, एक रिपेयर ऑफ टाइपराइटर और एक रिपेयर ऑफ फर्नीचर 95 और 80। तो इस वजह से एंट्री बनाते हुए यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे जी रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 95 और रिपेयर ऑफ फर्नीचर 80। आप इन सब का टोटल करें तो 739 बनते हैं, जो कि यहाँ पर टोटल के कॉलम में भी शो हो रहा था 739। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाते वक्त पीटी कैश फंड में जब पैसे आए थे तो पीटी कैश फंड बढ़ गया था, डेबिट हो गया। अब पीटी कैश फंड में तमाम अखराजात हो गए, तो खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, और फंड में से पैसे निकल गए, तो फंड कम हो जाएगा। कम होगा तो उसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं 739 रुपीज़ से। तो ये एंट्री जो थी जी सेकेंड एंट्री थी रिकॉर्ड की, इसकी नरेशन हम लिख देते हैं। तो रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर पीटी कैश फंड की एक्सपेंडिचर को हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट की एंट्री बनी, फिर इसमें से जो खर्चे एक्सपेंडिचर हुए उनकी, फिर उसके बाद रीप्लेनिश दोबारा से कायम करने की। अब अगस्त के बाद सितंबर आएगा, और सितंबर के इस फंड में दोबारा पैसे मुख्तस कर दिए जाएंगे, इसको रीप्लेनिश दोबारा से कायम कर दिया जाएगा। तो उस सूरत में रीप्लेनिश की एंट्री जो पास होगी वो ये हो जाएगी पीटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट यही लिख दिया जाएगा, क्योंकि अब इस महीने बॉस की तरफ से 739 पे जो कम पड़ रहे होंगे 1800 रुपये करने के लिए, वो कैशियर को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे पीटी कैश फंड डेबिट 739 और बैंक क्रेडिट। तो आप इसकी एंट्री नोट करते देखिए कि पहली एंट्री भी फिक्स है, यही बनती है हमेशा, और एक्सपेंडिचर की एंट्री भी फिक्स है, वो भी इसी तरीके से बनेगी, और तीसरी एंट्री जो रिप्लेनिश की होती है सवाल में वो भी हर दफ़ा इसी तरीके से बनती है। अमाउंट के लिए आप नोट करें कि इसका रिप्लेनिश वाला अमाउंट हमेशा जो एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है वही अमाउंट यहाँ हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरह ये पीटी कैश फंड के सवाल का पूरा हमने एक ओवरव्यू किया, प्रैक्टिकली देखा कि पीटी कैश फंड किस तरह बनती है,
और फिर उसकी एंट्रीज भी बनाई। और इस तरीके से अगर ये टॉपिक है इंशाल्लाह इसके बाद हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे, वो कैश बुक पर होगा। कैश बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कैश बुक के लेक्चर को भी व्यू कर सकते हैं। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।